हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज की इस वीडियो से एक नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप। काफी ज्यादा लेंथी चैप्टर है, आई नो, बट अगर आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखते हैं एंड तक, तो आपको इस चैप्टर में कहीं से भी कंफ्यूज होना नहीं पड़ेगा। बाकी अगर बात करें इसकी नोट्स की, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इजिली एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बट सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना होगा। ठीक है, लेक्चर को पूरा अच्छे तरीके से आप देखिएगा, उसके बाद नोट्स पे आप लोग गो थ्रू कीजिएगा, उसको लिखिएगा, तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा कि कहां से सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसपे आपको ज्यादा फोकस करना होता है। 9 तक हमने अलग ढंग से पढ़ा, ये 10th आ गया है, तो 10th में स्पेशली आपको अलग ढंग से पढ़ने की जरूरत है। मैं हर एक चीज इसमें बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है, सीबीएसई में कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली आप स्कूल के एग्जामिनेशन में अपेयर होंगे वहां पे भी काम देगा, बोर्ड में स्पेशली जाएंगे तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है, क्योंकि आप लोग स्पेशली बोर्ड की तैयारी करें, ना कि स्कूल एग्जामिनेशन की। तो अच्छे तरीके से इस वीडियो को, इस लेक्चर को अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। बाकी नोट तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा। वीडियो को हम लोग शुरू कर। सबसे पहला जो टॉपिक आप लोगों का इसमें निकल के आता है, ये द पैक्ट बिटवीन नेशन आता है। अब यहाँ से क्यों स्टार्ट करते हैं इसको, क्योंकि इसमें सीबीएसई में कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है एमसीक्यू में। अब इसी में आप लोगों का पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, जो कि आपको पढ़ना भी जरूरी है। तो यहाँ पे एक फ्रेंच आर्टिस्ट होते हैं जिसका नाम होता है फेडिक्स सूरियो। इनके द्वारा 1848 में 4 पिक्चर अपनी कल्पनाओं के अनुसार बनाते हैं। ये अपनी कल्पनाओं के अनुसार फ्रेंच के आर्टिस्ट फेडिक्स सूरियो साहब अपनी कल्पनाओं के अनुसार 4 पिक्चर बनाते हैं। उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट पिक्चर इनके द्वारा बनाया जाता है द पैक्ट बिटवीन नेशन। अब द पैक्ट बिटवीन नेशन क्या होता है, इनके द्वारा बताया जाता है कि भाई एक यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, इनके एक हैंड में टॉर्च है, दूसरे हैंड में मानव अधिकारों का चार्टर दिया गया है। उसके बाद फिर हमको ये देखने को मिलता है कि जो यहाँ पे पीपल्स हैं, यानी कि उस समय के जो यूरोपियन पीपल्स थे, उनके हैंड में अलग अलग तरीके से फ्लैग लगा हुआ है और वो अपने पैरों से कुचलते हुए हैं। राजा महाराजा, यानी कि जो मोनार्ची सिस्टम उस दौर में चलाया जाता था, उनका मुकुट आपको देखने को मिल जाएगा। इसी को बोला गया है ब्रोकन वेस्ट ऑफ मोनार्ची। मुकुट देखने को मिल जाएगा, राजा का पोशाक देखने को मिल जाएगा, काफी सारा चीज है जो कि अलग अलग यूरोपियन पीपल के द्वारा उसको कुचल करके आगे बढ़ा जा रहा है डेमोक्रेसी के तरफ एज अ इंडिपेंडेंट नेशन। अब ऊपर से जो गॉड है, यानी कि ईसा मसीह है, उनके द्वारा आशीर्वाद दिया जा रहा है सभी पीपल्स को। अब यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो पैक्ट बिटवीन नेशन वाला पिक्चर फॉर्म किया गया वो किसके द्वारा किया गया। याद रखिएगा, फेडिक्स सूरियो के साहब के द्वारा किया गया। कहाँ के ये थे, आर्टिस्ट थे, कहाँ के, फ्रांस के। कब किया गया, 1848 में। इतना आप लोगों को याद रहेगा, आई नो आप लोगों को याद रहेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को देखने को मिलता है, एनसीईआरटी वाइज पढ़ते चलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला ही आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार सीबीएसई में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अब सबसे पहला टॉपिक आपका है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। इसमें हमको बताया जाता है कि 1789 में आप लोगों का फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट करा जाता है। जैसे कि आप 9th में जब थे तो आप लोगों ने स्पेशली फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ा, लेकिन जब आप 10 में एंटर हो गए हैं तब आपका स्टार्ट होता है राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप। यानी कि हर एक समरी आपको पढ़ना होगा कि कितना आप लोगों का यूरोप था, उसमें कितना देश था, कहां कहां आप लोगों का यूनिफिकेशन हुआ, कौन कौन सा राजा आया, क्या क्या हुआ, पूरा कहानी हम अच्छे तरीके से समझेंगे पॉइंट वाइज, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जहां मैं क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा उसको नोट कीजिएगा, बाकी नोट्स में आपको मिल जाएगा। सबसे पहला आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, ये कई बार सीबीएसई में पूछा गया है। इसमें बोला जा रहा है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। सबसे पहले 1789 में आप लोगों का फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब इसी में आप लोगों का 1789 में काफी सारा हम लोगों को चेंज देखने को मिलता है ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सबसे पहला आप लोगों का यहाँ पे चेंज हमको देखने को मिलता है कि जो पावर होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है मोनार्ची से कॉमन सिटीजन के बीच में, यानी कॉमन पीपल्स के बीच में। दूसरा हमको चेंज देखने को मिलता है कि एक आइडिया फॉर्म होता है यूनाइटेड कम्युनिटी के द्वारा, जैसे कि द आइडिया ऑफ ले पेट्रा, द फादरलैंड एंड द लेट्स सेटल द सिटीजन। इसको आप लोगों का नेशन में यूनाइटेड कम्युनिटी के द्वारा आइडिया डेवलप करा जाता है।
फिर तीसरा में हमको ये देखने को मिलता है 1789 में चेंज अकर ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसमें हमको देखने को मिलता है कि एक आप लोगों का 3 कलर का फ्रेंच फ्लैग इस्टेब्लिश करा जाता है, एक फॉर्म किया जाता है फार्मर 1 के तहत रिप्लेस करके। उसके बाद फिर हमको देखने को मिलता है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज होता है उसको डिक्लेयर किया जाता है एज अ नेशनल लैंग्वेज, किसका? नेशन का, यानी फ्रांस का। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि फ्रांस में एक न्यू नेशनल एंथम को कंपोज किया जाता है, न्यू नेशनल एंथम को कंपोज करा जाता है नेशन का। उसके बाद फिर हमको देखने को मिलता है कि जो स्टेट जनरल होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। स्टेट जनरल जो होते हैं इलेक्टेड होते हैं कॉमन सिटीजन के द्वारा, लेकिन इसको रीनेम कर दिया जाता है किसके द्वारा? नेशनल असेंबली। यानी पहले आप लोगों का स्टेट जनरल था, स्टेट जनरल, लेकिन इसको इलेक्टेड किया जाता था एक्टिव सिटीजन के द्वारा, बाद में इसको रीनेम कर दिया गया नेशनल असेंबली के द्वारा। यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आप लोगों का बताया जाता है कि इंटरनल कस्टम ड्यूटी जो होता है उसको यहाँ पे अबॉलिश कर दिया जाता है, ड्यूज को। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ है नहीं, 7 पॉइंट आप लोगों का इसमें मोटा मोटी है, अलग अलग तरीके से पैराग्राफ में एनसीईआरटी में लिखा गया। भाई यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया हूं, जो इंपॉर्टेंट है वही ना क्वेश्चन पूछेगा कि पूरा पैराग्राफ आप रट के जाओगे। बस आप लोगों को ये करेक्ट अच्छे तरीके से याद करना होगा, तभी आप लोग लिख पाओगे, या समझना होगा कि भाई जब आप लोगों का फ्रेंच रेवोल्यूशन में चेंज हो रहा था 1789 में, तो कौन कौन सा आप लोगों का क्राइटेरिया को चेंज किया गया था, ये सब थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना होगा। इतना तो माइंड में आप लोगों को आ गया होगा कि आप लोगों का 3 कलर को कंपोज करा गया था, फ्रांस में 3 कलर को कंपोज करा गया था, नेशनल एंथम को बदला गया था, ले पेट्रालेट सिटीजन को कंपोज किया गया था एज अ यूनाइटेड कम्युनिटी के द्वारा। उसके बाद फिर आप लोगों का जनरल वाला जो आ जाता है वो पीपल्स के द्वारा इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को अबॉलिश करा गया। ये सब थोड़ा थोड़ा आप लोग याद कर लोगे, बाकी तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कहता क्या है पहला टॉपिक में। उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको करके ही जाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। बाकी भी करना है लेकिन इस पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि हर बार क्वेश्चन पूछा जाएगा सीबीएसई में। एक ईयर छोड़ दिया जाएगा, 26 में छोड़ दिया गया, लेकिन कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। इसमें बोला जाता है आप लोगों का कि 1804 में एक एम्पायर फॉर्म किया जाता है फ्रांस में। अब यहाँ पे 1804 में एम्पायर फॉर्म किया जाता है फ्रांस में किसके द्वारा? नेपोलियन बोनापार्ट। वहां पे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में एंड होते देखा और शुरुआत हुआ नेपोलियन। उसके बाद फिर यहाँ पे इस टॉपिक में सबसे पहले नेपोलियन के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको इसमें देखने को मिलता है सिविल कोड ऑफ 1804। इसमें हमको नेपोलियन कोड देखने को मिलता है, एम्पायर होता है फ्रांस का। अब इसके द्वारा क्या किया जाता है सो देखिए। नेपोलियन एक ऐसा व्यक्ति था जिसको पहले फ्रांस वाले गुड व्यक्ति भी कहते हैं, बाद में बैड व्यक्ति भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा 2 प्रकार का काम किया गया। पहला तो गुड काम किया गया, उसके बाद फिर सभी राजाओं को हटा करके खुद राजा बन गया और मोनार्ची सिस्टम को सभी लोग पीपल सोचे कि ये मोनार्ची सिस्टम को अबॉलिश कर रहा है, काफी बढ़िया आदमी होगा नेपोलियन। लेकिन बाद में नेपोलियन कुछ रूल लगा देता है जिसके कारण से पीपल को दिक्कत होती है, ड्रॉबैक हो जाता है नेपोलियन का। तो याद रखो सिविल कोड ऑफ 1804, इसको हम नेपोलियन कोड भी कहते हैं। अब इसके द्वारा क्या करा जाता है? सबसे पहले इसके द्वारा एस्टैब्लिश करा जाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। उसके बाद आप लोगों का सिक्योर कर दिया जाता है राइट टू प्रॉपर्टी को। फिर अबॉलिश कर दिया जाता है फेडरल सिस्टम को। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव करा जाता है नेपोलियन के द्वारा। स्टैंडर्डशिप वेजेस एंड मेजर्स को कॉमन करेंसी इंप्रूव करा जाता है। फिर आप लोगों का गिल्ड जो रेसिस्टेंस होता है उसको रिमूव करा जाता है। तो ये कुछ आप लोगों का गुड काम किया जाता है नेपोलियन के द्वारा, जो आप लोगों को लिख के आना होगा कि भाई जो नेपोलियन कोड या सिविल कोड 1804 में नेपोलियन के द्वारा क्या क्या बढ़िया काम किया गया था। तो भाई ये आप लोगों का 6 करेक्ट याद करने होंगे जो इसके द्वारा करा गया। लेकिन कुछ आप लोगों का नेपोलियन का ड्रॉबैक भी था जिसको हम लोग बैड काम से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी वहां पे एग्जामिनेशन में आप लोग गुड बैड नहीं लिख के आना, आप लोग लिख के आना ड्रॉबैक, एक सिस्टम की तरह। ठीक है, मैं यहाँ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि गुड काम और बैड काम क्या किया गया। बैड काम नेपोलियन के द्वारा किया गया जो कि ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन कोड होता है।
इसके द्वारा सबसे पहले लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम हो गया, यानी कि अगर फ्रीडम के तहत कोई भी पॉलिटिकल में कुछ भी बोलता है तो उसको तुरंत यहाँ पे जेल हो जाएगी, हथकड़ी लग जाएगी। उसके बाद इसके द्वारा काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया टैक्सेस को, साथ ही साथ सेंसरशिप लगा दिया गया, यानी कि अगर कोई मुद्दा होगा या पॉलिटिकल थॉट्स होंगे तो वो जा करके कहीं पे बोल नहीं सकता है, इस प्रकार का सेंसरशिप लगा दिया गया इसके द्वारा। फिर आप लोगों का नेपोलियन के द्वारा फ्रांस आर्मी में फोर्स रिक्वायरमेंट करने लगा, ये पकड़ पकड़ के आर्मी में भेजने लगा। अगर आप व्यक्ति एक हैं, आपको आर्मी में नहीं जाना, तो आपको कोई पकड़ करके जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करवा लेगा तो अच्छा लगेगा, उसी प्रकार से इसके द्वारा करा जा रहा था। इंक्रीज टैक्सेस कर दिया गया, आपको अच्छा लगेगा नहीं ना। अब जो पुअर पीपल है वो मरेंगे, तो काफी ज्यादा नेपोलियन के द्वारा बैड काम किया गया। 4 काम बैड काम किया गया इसके द्वारा, लेकिन 6 काम गुड काम किया गया, लेकिन ये काफी ज्यादा गलत बात था। इसी को ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन कोड कहा गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई कि नेपोलियन के साथ क्या हुआ, इस कहानी को यहीं पे हम स्थिर करते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों को देखने को मिलता है सबसे पहले दी अर्थक्राउची एंड दी न्यू मिडिल क्लास। अब इसमें हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं कि भाई अर्थक्राउची कौन होता है, मिडिल क्लास कौन होता है, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं और आपको समझना बहुत जरूरी है यार। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि अर्थक्राउची क्या होता है। देखिए, ये पीपल जो होते हैं ना, ये सोसाइटी के वो पीपल हो जाते हैं जो कि वेल्थी पीपल होते हैं। साथ ही साथ ये ऑन करते हैं स्टेट्स को और टाउन हाउसेस, यानी कि ये रहते हैं स्टेट्स में और टाउन हाउसेस में, और ये सोशली पॉलिटिकली काफी ज्यादा पावरफुल हैं। ये फैमिली कनेक्टेड है मैरिज के थ्रू, और उसके बाद फिर ये बोलते हैं कौन सा लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, और यूनाइटेड होते हैं कॉमन वे ऑफ लाइफ की तरह, यानी सभी लोग यूनाइटेड होते हैं। उसके बाद दूसरे तरफ पीजेंट्स आते हैं, पीजेंट यानी गरीब लोग। अब दे वेयर पुअर, यानी कि ये काफी ज्यादा गरीब पीपल होते हैं सोसाइटी के, ना ही इसके पास कोई लैंड होता है यानी कि जमीन होता है, और यहाँ पे हम लोग ये देखने को मिलते हैं कि काफी ज्यादा ये मेजोरिटी में रहने के बाद भी इनके पास पावरफुल नहीं है, यानी कि ये मेजोरिटी में तो है लेकिन ये पावरफुल नहीं है, इसीलिए ये पुअर है। बाकी जो यहाँ पे मिडिल क्लास है ये यहाँ पे माइनॉरिटी में है, बट ये सोशली और पॉलिटिकली पावरफुल है, इसलिए ये रिच है, और इनके पास मेजोरिटी है बट ये गरीब है क्योंकि इनके पास सोशली पॉलिटिकली पावर नहीं है। तो ये तो हमने देखा मिडिल क्लास नहीं, अर्थक्राउची एंड पीजेंट। उसके बाद आगे पढ़ते हैं कि भैया मिडिल क्लास कौन है। सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी जब चल रहा था तो उस समय आप लोगों का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जिसको लीड किया गया इमरजेंसी में ए न्यू वर्किंग क्लास इसी के थ्रू फॉर्म हुआ था, जिसको नाम दिया गया मिडिल क्लास। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब मिडिल क्लास कौन है, ये वो पीपल हैं जो कि नाइदर रिच हैं और ना ही पुअर है, यानी कि ना ही ज्यादा रिच है ना ही ज्यादा पुअर है, मिडिल में है। उसके बाद फिर ये काफी ज्यादा एडुकेटेड है और एजुकेटेड है, और इनके पास यहाँ पे कुछ सम वेल्थ गेन किए हुए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें कई सारे आ जाते हैं, जैसे कि बिजनेसमैन आ जाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाते हैं, अदर प्रोफेशन वाले व्यक्ति आ जाते हैं। तो ये व्यक्ति वो होते हैं जिनको मिडिल क्लास का नाम दिया जाता है। मिडिल क्लास के बारे में पूछा जाएगा तो इतना तो बता दोगे कि भाई मिडिल क्लास जो है वो सोशली पॉलिटिकली पावरफुल तो नहीं है लेकिन मीडियम में है भाई, क्योंकि ये ना ही ज्यादा रिच है ना ही ज्यादा पुअर है, मीडियम में आते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, अदर प्रोफेशन इनके पास है, हर एक चीज ये गेन करके बैठे हुए हैं। बस इतना लिख सकते हो। अर्थक्राउची के बारे में पूछा जाएगा, यही लिखोगे भाई कि वो लोग जो हैं वो काफी ज्यादा सोसाइटी के पावरफुल लोग हैं, मेरिट जैसे बने हुए होते हैं, काफी ज्यादा उनके पास धन दौलत है, वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। जो पुअर पीपल है वो मेजोरिटी में नहीं है क्योंकि वो सोशली पॉलिटिकली पावरफुल नहीं है। आई बात समझ में? और उनके पास कोई भी लैंड नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार का आप लोगों के पास अगर 3 चॉइस होता है, अगर पूछ लिया जाए कि भाई अर्थक्राउची कौन है, मिडिल क्लास कौन है, न्यू वर्किंग क्लास कौन है, पीपल कौन है जो पीजेंट वाले हैं, तो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अब यहीं से आप लोगों का लिबरलिज्म स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए, जो गरीब लोग हैं, गरीब क्यों होते हैं? क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं होते हैं। आई बात समझ में? दूसरे वो लोग होते हैं जो पहले से रिच होते हैं, जिसको यहाँ पे अर्थक्राउची के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मिडिल क्लास वाले होते हैं, अगर ये मध्य वर्गीय व्यक्ति हैं और अगर इनके पास एजुकेशन इनके पास है, ये एजुकेटेड है,
इसके बाद फिर इनके द्वारा कुछ ना कुछ तो किया जाएगा, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं। तो ये जो मिडिल क्लास है ये एक स्थान पे आते हैं। उसके बाद चिल्लाते हैं लिबरलिज्म लिबरलिज्म लिबरलिज्म, हमें लिबरलिज्म चाहिए। अब भाई लिबरलिज्म क्या होता है, चिल्ला रहे हैं बैठ के। अब लिबरलिज्म यानी होता है कि एक लैटिन वर्ड है जो कि लिबर होता है, लिबर यानी कि होता है फ्री। जैसे कि उस समय यूरोप में द राइज ऑफ नेशनलिज्म, यूरोप में हम यही पढ़ते हैं ना कि अलग अलग आप लोगों का कंट्री आता है, अलग अलग आप लोगों का ऑक्यूपेशंस आता है, जिसको अलग अलग लोगों के द्वारा पकड़ के रखा जाता है, अलग अलग किंग उस पे रूल करते हैं। तो ये चाहते हैं कि एक यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म हो, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा फॉर्म किया जाए, ना कि कोई मोनार्ची के अंडर में रहे। इसी के ये अगेंस्ट थे, इसी कारण से आप लोगों का ये लिबरलिज्म चाहते थे, यानी कि फ्री होना चाहते थे मिडिल क्लास वाले। इनका यहाँ पे यही मानना था कि ऑटोक्रेसी को खत्म किया जाए, अबॉलिश किया जाए क्लिकर प्रिविलेजेस को, साथ ही साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया जाए रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पे वोटिंग राइट सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, कि अगर यहाँ पे सोसाइटी में आप चेंज लाना चाहते हैं कि मोनार्ची को हम खत्म कर देंगे, तो आपको सबको तो इक्वल बांटना होगा। अब जब इक्वल बांटना होगा तो उसमें गरीब भी आएगा, उसमें महिलाएं भी आएंगी, पुरुष भी आएंगे, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो भी आएंगे। लेकिन यहाँ पे रूल बनाया जाता है मिडिल क्लास के द्वारा, इनके द्वारा कहा जाता है कि भाई वोटिंग राइट तो देंगे, लेकिन मैन को देंगे जिसके पास प्रॉपर्टी होगा। इसमें कोई भी महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं देंगे, और ना ही उन व्यक्ति को देंगे जिसके पास प्रॉफिट नहीं होगा, यानी मैन विदाउट प्रॉपर्टी नॉट अलाउड, मैन विद प्रॉपर्टी अलाउड टू वोटिंग राइट, वुमेन नॉट अलाउड, मैन विदाउट प्रॉपर्टी नॉट अलाउड। आई बात समझ में? तो ये सब आप लोगों को कुछ लिखना है कि मिडिल क्लास का क्या थिंग्स था, वो क्या चाहता था 18वीं सेंचुरी में, ये सब बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना होगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, यही टॉपिक में हमको पढ़ना होता है। अब यहाँ पे देखिए ट्रेडर वाला मामला आता है। मान लीजिए कि आप ट्रेडर हैं, एक जगह से दूसरे जगह आप जाते हैं, और अगर उसके बीच में किसी के द्वारा काफी ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज कर दिया जाए टैक्स को, और उसके बाद फिर अलग अलग तरीके से हर एक जगह पे करेंसी चेंज होने लगे, तब आपके मन में क्या आएगा, यार क्या प्रकार से हम यहाँ पे अपना ट्रेड चलाएं। एक जगह जाते हैं वहां पे करेंसी बदल जाता है, एक जगह जाते हैं वहां पे करेंसी बदल जाता है, ऐसे सर्वाइवल हो पाएगा जिंदगी का? 30 से ज्यादा करेंसी है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी था, एक ट्रेडर था। एट द टाइम यूरोप जो है, यूरोप में 30 डिफरेंट करेंसी में किया जाता था। हर एक जगह पे मर्चेंट जो होते थे, ट्रेड करते थे, हर एक जगह पे करेंसी ही बदल जाता था। 30 से ज्यादा करेंसी था यूरोप में। उसके बाद फिर 1833 पे मर्चेंट जो थे वो क्रॉस करते थे अगर कस्टम बैरियर को, तो उनके द्वारा पेइंग किया जाता था 5% ड्यूटी एट दी ईच वन। यानी कि कोई ट्रेडर के द्वारा अगर हमबर्ग से यहाँ पे दिया जा रहा है नर्बर्ग की तरफ, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर यहाँ से यहाँ आने में अगर कोई ट्रेडर ट्रेड करने के लिए, मर्चेंट जो है वो ट्रेड करने के लिए जाएगा, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए कम से कम उनको 5% का ड्यूटीज देना होगा बैरियर के रूप में। और ऐसा नहीं है, ये खुशी खुशी दे भी दे, लेकिन करेंसी हर एक जगह बदल जाता है। 30 से ज्यादा करेंसी था, तो इसका सॉल्यूशन जो है आगे लाया जाता है अलग अलग लोगों के द्वारा। अब इसी में आप लोगों का यहाँ पे 1834 में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हिस्ट्री में तो डेट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1834 में सबसे पहले कस्टम यूनियन को फॉर्म किया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है जॉलरीन। अब जॉलरीन में क्या होता है, सबसे पहले एक यूनियन कंपोस्ट किया जाता है टैरिफ बैरियर के नाम से। इसमें बोला जाता है, इसमें रिड्यूस कर दिया जाता है नंबर ऑफ करेंसी को, 30 से 2 कर दिया जाता है, और प्रमोट किया जाता है नेटवर्क रेलवे को। साथ ही साथ इसमें बताया जाता है कि एक फॉर्म किया जाता है इंटेटिव, जैसे कि पुर्शिया होता है उसमें ज्वाइन होते हैं। फिर काफी सारे यूरोपियन कंट्री ज्वाइन होते हैं, जैसे कि लेटर ज्वाइन दी जर्मन स्टेट। उसके बाद फिर जॉलरीन जो है वो लिबरलाइज किया जाता है ट्रेड के लिए, सिग्निफिकेंटली के लिए। तब यहाँ पे जो ट्रेडर होते हैं ना, जो फेस करते हैं ट्रेडर चैलेंज, वो बदलता है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850।
अब इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट होता है ना, यहाँ से इसका जो डिफेक्ट होता है वो शुरू होता है, यानी कि नेपोलियन यहाँ पे एक बैटल होता है उसमें हार जाता है। अब इसी में आप लोगों को याद रखना होगा कि बैटल का नाम होता है बैटल ऑफ वाटरलू। अब इसमें आप लोगों का 4 यूरोपियन स्टेट्स आते हैं। सबसे पहला आप लोगों का पर्शिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, ब्रिटेन। याद रखना, कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों का 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, अलग अलग यूरोपियन कंट्री का नाम दे दिया जाएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद रखो, बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, उसमें 4 स्टेट आए थे। एक तरफ नेपोलियन आया था, नेपोलियन हार गया। अब 4 स्टेट का नाम क्या था? पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। अब इसी में हम लोगों को नेपोलियन वर्सेस 4 स्टेट देखने को मिलता है, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और रशिया। अब इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है क्या कि यहाँ पे नेपोलियन के द्वारा सोसाइटी में कुछ ज्यादा चेंज लाया गया था। अब यहाँ पे 1850 में जब आप लोगों का बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, इसी बीच में आप लोगों का जब ये बैटल हुआ था तो पर्शिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और रशिया हरा देता है नेपोलियन को, और ये जब जीत जाता है तो इनको नाम क्यों दिया जाता है कंजर्वेटिव? पता है, क्योंकि ये जो है वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि सोसाइटी में कोई चेंज आए, और ये अपोज करते हैं मोनार्ची और ऑटोक्रेसी को। और कंजर्वेटिज्म यानी होता है, मतलब कंजर्वेटिज्म जो ये चारों स्टेट आते हैं, इसके द्वारा जो नेपोलियन के द्वारा चेंज किया गया था उसको अंडो कर देता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब बैटल ऑफ वाटरलू हो गया था तो कंजर्वेटिज्म के द्वारा, यानी कंजर्वेटिव जो फॉर्म हुए थे 1850 में 4 स्टेट, इनके द्वारा क्या क्या काम किया गया? सबसे पहले इनके द्वारा रिस्टोर कर दिया गया मोनार्ची को, फिर से मोनार्ची सिस्टम ला दिया गया जो कि नेपोलियन के द्वारा हटा करके खुद वो बैठा था, लेकिन इसको ला दिया। फिर रिस्टोर कर दिया पावर टू कर्च, यानी कि यहाँ पे जो पर्शिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया है, इसके द्वारा रिस्टोर कर दिया गया था पावर चर्च के पास। उसके बाद फिर आप लोगों का जो सोशल हेरिक्रेसी है वो भी बैक हो गया, रीस्टैब्लिश हो गया ऑटोक्रेसी रूल, और एडॉप्ट हो गया सेंसरशिप, यानी सेंसरशिप जो लगा दिया जाता है उसको एडॉप्टेड कर दिया गया। तो काफी ज्यादा गलत काम किया गया ये चारों स्टेट के द्वारा। अब इसी के बीच में आप लोगों का ट्रीटी ऑफ वेना होता है 1850 में। अब यहाँ पे आप लोग खुद ही सोचिए कि एक राजा है, उस राजा को ये चारों मिलके खत्म कर दिया, तो 4 स्टेट है। अब चारों तो अपना हिस्सेदारी मांगेगा ना, क्योंकि चारों अपना आर्मी लेकर के आया है एक राजा को खत्म करने के लिए, जिसको नाम दिया गया बैटल ऑफ वाटरलू। कब किया गया? 1850 में किया गया। कौन हारा? नेपोलियन हारा। कौन कौन सा स्टेट हारा? पर्शिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और रशिया। इतना बात समझ में आया? ट्रीटी ऑफ वेना 1850 में होता है। अब इसी में आप लोगों का पर्शिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया आता है। अब इसको सबसे पहले समझो, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि इसको होस्ट किसके द्वारा किया गया था? तो होस्ट किया गया ऑस्ट्रियन चांसलर के द्वारा, जिसका नाम था ड्यूक मैटरनिच। इस व्यक्ति का नाम आगे भी आएगा तो इसको याद रखना। ट्रीटी ऑफ वेना 1850 में हुआ, किसके द्वारा होस्ट किया गया? ऑस्ट्रियन चांसलर को। क्या नाम था ऑस्ट्रियन चांसलर का? ड्यूक मैटरनिच। अब इसी के द्वारा क्या किया जाता है, जो बर्बन डायनेस्टी होता है उसको रिस्टोर किया जाता है फ्रांस में पावर के लिए, और उसके बाद एक सीरीज स्टेट सेटअप किया जाता है फ्रांस बॉर्डर पे, ताकि प्रिवेंट किया जाए फ्यूचर एक्सपेंशन को। फिर जो पुर्शिया होता है उसको दिया जाता है इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरी वेस्टर्न बॉर्डर का, फ्रांस का, और ऑस्ट्रिया को यहाँ पे मिलता है कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, और रशिया को मिलता है पोलैंड वाला पार्ट। तो ये सब याद रखना कि भाई प्रुशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और रशिया को क्या क्या दिया गया था। अब ऑस्ट्रिया का तो चांसलर ही आया था। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टोटल पेज से ना कम से कम 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, या डायरेक्ट आप लोगों का 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो याद रखना भाई कि क्या क्या हुआ था जब कंजर्वेटिज्म फॉर्म किया गया था, नेपोलियन को किस प्रकार से हराया गया, कौन कौन सा उसमें स्टेट आया, अब इसमें जो स्टेट आया उसको क्या क्या दिया गया, कौन होस्ट कर रहा था, उसके बाद फिर नेपोलियन के द्वारा जो गुड काम किया गया उसको ये कंजर्वेटिज्म वाले 1850 में क्या क्या चेंज कर दिए थे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। मिलता है दी रेवोल्यूशनरी। अब रेवोल्यूशनरी के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप लोग समझिए कि जब नेपोलियन को हरा दिया गया पर्शिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, ब्रिटेन के द्वारा, वो लोग अलग अलग तरीके से अपना जो बॉर्डर है उसको बांट लिए, ये पार्ट तेरा, ये पार्ट तेरा, ये पार्ट तेरा। तो यहाँ पे जो पीपल्स थे वो यूनाइटेड होकर के कई सारा पीपल, जिसको रेवोल्यूशनरी नाम दिया गया, वो लोग क्या किए, सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करना शुरू किए। सीक्रेट सोसाइटी क्या होता था?
ये लोग छुप करके काम करते थे, एक्ट ओपनली नहीं करते थे, क्योंकि उस समय कंजर्वेटिज्म के पास पावर था। याद रखना ये कंजर्वेटिव वही है जो कि आप लोगों का रशिया है, ऑस्ट्रिया है, ब्रिटेन है और प्रुशिया है, जो कि 1850 में बैटल ऑफ वाटरलू के द्वारा नेपोलियन को हराता है। अब इन लोगों का एक ही मकसद होता है सिगरेट ग्रुप वालों का, कि अपोज किया जाए मोनार्ची सिस्टम को यूरोप से और अबोलिश किया जाए ऑटोक्रेसी रूल को। इसी में एक व्यक्ति के नाम निकल के आते हैं जो काफी ज्यादा फेमस होते हैं, जिसका नाम होता है गुस्सिप मज़ाई। इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट डिक्टो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई कि राइट टू शॉर्ट नोट ऑन गुस्सिप मज़ाई। अब इनके द्वारा क्या किया जाता है, ये एक इटालियन रेवोल्यूशन होते हैं, ये इटालियन रेवोल्यूशनरी होते हैं। इनको ये जन्म कहाँ लेते हैं, जेनोवा में 1807 में। ये फाउंड करते हैं 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी, सबसे पहला यंग इटली इन मार्सेल्स और दूसरा यंग यूरोप इन बैरिंग। अब यहाँ पे ये काफी ज्यादा खतरनाक व्यक्ति थे, इसीलिए ये यंग में 24 एज में इनको जेल में बंद किया गया था, क्योंकि ये एक्ट कर रहे थे एज अ रेवोल्यूशनरी। तो काफी ज्यादा ये ऐसे व्यक्ति थे जिनसे ये जो कंजर्वेटिज्म वाले थे ये काफी ज्यादा डरते थे। इसीलिए याद रखना कि जो कंजर्वेटिज्म था, जो ड्यूक माटरनेच था, जो ऑस्ट्रियन का होस्टर चांसलर था, उसके द्वारा इनके बारे में कहा गया था कि जो गुस्सिप मज़ाई है ये हमारे फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए या हमारे बॉडीज के लिए काफी ज्यादा एनिमी है। इसको याद रखना, कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों को देखने को मिलता है दी एज रेवोल्यूशन 1830-1848। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। इसमें 3 केस हम लोगों को देखने को मिलता है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बता रहा हूं, हर बार याद रखना इसको। सबसे पहले इसमें हम जुलाई रेवोल्यूशन देखते हैं। जुलाई रेवोल्यूशन क्या होता है, जुलाई रेवोल्यूशन फ्रांस में होता है। कहाँ पे, फ्रांस में। कब होता है, 1830 में। 1830 में आप लोगों का जुलाई रेवोल्यूशन होता है फ्रांस में ही। अब इसमें बर्बन डायनेस्टी जो होता है उसको रिस्टोर किया जाता है पावर में, किसके द्वारा, कंजर्वेटिज्म के द्वारा। और उसके बाद फिर इसको लिबरल रेवोल्यूशन से संबोधित करा जाता है। लिबरल रेवोल्यूशन एस्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची लीड बाय लुइस फिलिपी। अब यहाँ पे जो लिबरल रेवोल्यूशनरी होते हैं उनके द्वारा एस्टैब्लिश करा जाता है एक कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन उसको लीड कर रहा था किंग, जिसका नाम था लुइस फिलिपी। अब इसी समय ये ड्यूक माटरनेच है, बताया था ना, इस व्यक्ति को याद रखना। ये ऑस्ट्रिया का चांसलर होता है, जो कि 1850 में होस्ट करता है पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन को। पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन को ऑस्ट्रिया का चांसलर होता है ड्यूक माटरनेच। 1850 में ही आप लोगों का बैटल ऑफ वाटरलू होता है, जिसके तहत नेपोलियन को हराया जाता है। तो फिर से इसके द्वारा एक और बात बोला जाता है कि भाई याद रखना, अगर फ्रांस जीतता है ना तो पूरा यूरोप वाले कंट्री को, पूरा यूरोपियन स्टेट को संक्रमित कर देता है। किसके द्वारा कहा गया था भाई, ऑस्ट्रियन चांसलर का नाम क्या था, ड्यूक माटरनेच। कब बोला गया था, ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन 1830-1848। याद रहेगा, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि कोई छींक देगा तो पूरा आप लोगों का अगल बगल का जो स्टेट है, पड़ोसी वाला है फ्रांस का स्टेट, मतलब फ्रांस या यूरोप का स्टेट, वो यहाँ पे रेवोल्यूशन छिड़ जाएगा। वही वाली बात थी, छिड़ गई। अब एक दूसरे से होता है ना, यहीं पे यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड वाले जो होते हैं यहाँ पे रेवोल्यूशन कर देते हैं। इसको यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आप लोगों का बेल्जियम आता है इसमें। अब यहाँ पे आप लोगों का टोटल ये जो स्टेट आता है यूरोप का, ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड इधर आता है, इसको भी पकड़ के रखता है। इस कारण से ये रेवोल्यूशन कर देता है उधर देख करके कि भैया फ्रांस में जुलाई रेवोल्यूशन हो रहा है, तो ये जब रेवोल्यूशन करता है तो ये अलग हो जाता है। उसी प्रकार से हमको ग्रीस वर्स इंडिपेंडेंट देखने को मिलता है। अब इतना बड़ा आप लोगों का जो है ना, ये ऑटोमन इंपायर है, ऑटोमन इंपायर। अब यहाँ पे एक ये जो छोटकू सा आता है, बड़ा है भाई, इसका नाम ग्रीक्स होता है। ये क्या करता है, अपना जो टेरिटरी होता है वो 1832 में रिकॉग्नाइज कर देता है ग्रीस एज अ इंडिपेंडेंट नेशन। यानी ग्रीस को जो है वो 1832 में ग्रीस को इंडिपेंडेंट कर देता है। किससे इंडिपेंडेंट कर लेता है, ऑटोमन इंपायर से। ठीक है, तो इसका बात सच निकला कि अगर भाई फ्रांस छीकेगा
तो पूरा यहाँ पे डिजीज फैल जाएगा उसका पड़ोसी यूरोपियन स्टेट में। जिस प्रकार से हमको जुलाई रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है 1830 में, उसके बाद चल जाते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड अपना इंडिपेंडेंट हो जाता है, फिर ऑटोमन एम्पायर से अपना ग्रीस इंडिपेंडेंट हो जाता है 1832 में। तो याद रखना होगा भाई, थोड़ा सा याद रखना, ये सब चीज आप लोगों को याद रखना काफी ज्यादा कंपलसरी है, याद रखने बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि वन मार्क का एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं एज रेवोल्यूशन में ही एक नाम होता है जिनका नाम होता है लॉर्ड बैरन। ये एक इंग्लिश पोइट होते हैं। अब इनके द्वारा काफी ज्यादा आप लोगों का फाइट किया जाता है ग्रीस इंडिपेंडेंस के लिए, और ये स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं ग्रीस के कंट्री से, इसीलिए जो ग्रीक होता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर से। और ये जो होते हैं ऑर्गेनाइज्ड फंड करते हैं, उसके बाद फिर ये फाइट भी करते हैं वॉर के लिए, लेकिन वॉर के समय ये फीवर के चलती इनकी मौत हो जाती है 1824 में। काफी ज्यादा ग्रीक इंडिपेंडेंस में इसका महत्व होता है, तो इनका नाम जो है वो याद रखा जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं 3.1 में, ये पढ़ते हैं दी रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब यहाँ पे रोमांटिक वर्ड सुन करके दिल मत बनाने लगना, इसका मतलब हम लोग पढ़ते हैं अच्छे तरीके से कि रोमांटिसिज्म क्या होता है। सबसे पहले रोमांटिसिज्म के बारे में बात करें तो ये कल्चर मूवमेंट होता है जो कि डेवलप करा जाता है अलग अलग राइटर्स के द्वारा, पोइट्री के द्वारा, पोइट्री के माध्यम से, राइट्स के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से, ताकि जो कंट्री में पीपल्स हो वो जागरूक हो अपने नेशन के लिए, अपने यहाँ पे इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। अगर इंडिया में देखें तो नेशनलिज्म, इन यूरोप में आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारे कंट्री में किस प्रकार से अलग अलग तरीके से लैंग्वेज के बेस पे, अलग अलग तरीके से कल्चर के बेस पे, जैसे कि भारत माता, तो भारत माता को स्टैब्लिश करा गया, भारत माता की जय बोलते हैं। उसी प्रकार से यूरोप में भी अलग अलग तरीके से लोगों के द्वारा बनाया गया, जैसे कि मरीनिया फ्रांस के लिए, जर्मेनिया जर्मन के लिए, इस प्रकार से। तो एज अ मदरलैंड या फादरलैंड के माध्यम से कल्चर के बेस पे इसी को रोमांटिसिज्म कहा गया है, इसी को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे आगे आप लोगों का आ जाता है कल्चर मूवमेंट। कल्चर मूवमेंट को डेवलप करा गया था पार्टिकुलर फॉर्म के लिए, नेशनल सेंटीमेंट को डेवलप करने के लिए, तो ये आप लोगों का शेप लेती है नेशनलिस्ट फीलिंग के लिए। उसके बाद फिर इसमें एक व्यक्ति का नाम निकल के आता है जोहान का, इनके द्वारा काफी ज्यादा डिस्कवर किया जाता है। इनके द्वारा एक फेमस लाइन बोला जाता है, इनके द्वारा बोला जाता है कि अगर टू कल्चर को अगर डिस्कवर करना है ना, तो वो कॉमन पीपल्स के बीच में जाकर के देखना होगा, ना कि राजा महाराजा के बीच में। और एक और चीज इनके द्वारा इस्टेब्लिश करा गया जो कि फोकल सॉन्ग है या फिर पोइट्री है, डांसेस है, तो काफी ज्यादा इनके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया था ताकि नेशनल फीलिंग जगे, ठीक है, हर एक पीपल्स के बीच में। तो ये याद रखिएगा, ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है भाई, लेकिन याद रखना कभी भी सीबीएसई के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि 25-26 का पेपर हार्ड बनाया गया था, सभी को पता है। तो कुछ भी आप लोगों का कर सकता है सीबीएसई, तो हर एक चीज को अच्छे तरीके से समझते हुए जाना ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं कि भाई 3.2 में एज रेवोल्यूशन के दौरान ही, अब यहाँ पे आप लोग खुद ही सोचिए कि अगर इतना ज्यादा रेवोल्यूशन चलेगा एक ही स्टेट में, तो काफी ज्यादा हम लोगों को डिजीज देखने को मिलेगा, हंगर फैलता है। तो उसी कारण से उस समय हंगर फैल गया था। 1830s में क्या हुआ था, हमें ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप देखने को मिलता है, जो काफी ज्यादा यहाँ पे यूरोप में देखने को मिलता है। इस प्रकार से पॉपुलेशन काफी ज्यादा राइज हो गया भाई, अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा हो गया, इसलिए जो रूरल पीपल थे ना वो माइग्रेट करने लगे किसमें, सिटीज में। उसके बाद फिर काफी ज्यादा बैड हार्वेस्ट हुआ था। इसी कारण से 1848 में क्या हुआ था, आप लोगों का पॉपुलेशन जो था ये काफी ज्यादा राइज कर गया था। तो पेरिस के सड़कों पे काफी सारे व्यक्ति इकट्ठा हुए थे, क्योंकि पॉपुलेशन राइज कर जाएगा तो होगा नहीं। और ड्यूरिंग दी रेवोल्यूशन 1832-1848 तक चला था। हंगर के कारण सभी लोग रूरल बैकग्राउंड से बाहर आकर के सड़कों पे चले गए। उसी कारण से आप लोगों का उस समय में जो यहाँ पे पीपल्स था, जिसका नाम मतलब उस समय का जो राजा था लुइस फिलिपी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल के थ्रू कंजर्वेटिज्म के द्वारा एस्टैब्लिश करा गया था, वो भाग गया था कि यहाँ पे कई सारे पीपल्स आ गए थे, इसलिए डर के भाग गया। उसके बाद फिर यहाँ पे जो नेशनल असेंबली था उसको यहाँ पे फ्रांस का रिपब्लिक बना दिया गया, ठीक है। और फिर क्या किया गया, यहाँ पे वोटिंग राइट ऑल एडल्ट मेल एबव, जो एडल्ट मेल है 21 ऑल मेल्स के लिए, उसको दे दिया गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे कर दिया गया राइट टू वर्क, कि सबको राइट टू वर्क मिलेगा, जब राजा भागा तब डर से। आगे हम लोग पढ़ते हैं,
आगे हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है कि 1845 में इसी प्रकार में आप लोगों का सेल्सिया रेवोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम 1830 टू 1848 में तो रेवोल्यूशन ही देखने को मिलता है अलग अलग तरीके से। तो सेल्सिया रेवोल्यूशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया सीबीएसई में, तो याद रखना सेल्सिया रेवोल्यूशन में क्या होता है 1845 में, याद रखो। सबसे पहले एक वेव्स है, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है। अब इन्हीं के बीच में रेवोल्ट शुरू हो जाता है, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, इसके द्वारा काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया जाता है प्राइसेस को और गुड्स को, ठीक है। इसी कारण से जो वेव्स होते हैं इनके द्वारा रेवोल्ट कर दिया जाता है। अब ये वेव्स क्या है, ये आप लोगों का इकोनॉमिक हार्डशिप के थ्रू गुजरे हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन 1830 टू 1848 काफी ज्यादा गरीब हो जाते हैं ये लोग, ठीक है। और ये काफी ज्यादा गरीब हैं, एक्चुअल में गरीब हैं भाई। और काफी ज्यादा अगर आप लोगों का देश में अगर युद्ध छिड़ा हुआ है तो हर एक लोग माइग्रेट करने लगे, और उसके बाद उल्टा ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इनके द्वारा काफी ज्यादा जो प्राइस है गुड्स का, सर्विस का, जो ये लोग खाते थे उसको बढ़ा दिया गया। इसी कारण से ये लोग इनके घर पे, दुकानों पे तोड़फोड़ मचाने लगे, जिसके कारण से 11 लोगों की मौत हो गई। इसी में बताया गया है कि जो यहाँ पे हाउसेस है उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉइंग करने लगा, लूटिंग करने लगा। उसके बाद फिर रिस्पॉन्स में ये हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्टर था, कॉल दी आर्मी, कॉन्ट्रैक्टर यानी कॉल दी आर्मी, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर थे कॉल किया गया आर्मी को, आर्मी वाले आए, और रिजल्ट ये हुआ कि जो वेवर्स थे वो 11 वेवर्स मारे गए। तो काफी ज्यादा दुखनाक घटना थी ये, ठीक है। ऐसा इन लोगों के द्वारा नहीं करना चाहिए था इनके लिए कि आप लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिएगा। तो याद रखिए इन सभी बातों को, सेल्सिया रेवोल्यूशन में क्या हुआ था। और इसी के बीच में हम लोगों को ये सभी बातों को बताया जाता है इन महान व्यक्ति के द्वारा, पूरा इवेंट को डिस्क्राइब करा जाता है। इनका नाम आप लोग याद रख लीजिएगा अगर याद रखना हो तो। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं 1848 का द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरलिज्म। अब भाई याद रखो, अब यहाँ पे आपके मन में जरूर डाउट चल रहा होगा कि भाई जो यहाँ पे हर एक व्यक्ति के बारे में देखा, हर एक व्यक्ति यहाँ पे रेवोल्यूशन करने में छिड़े हुए हैं, तो जो मिडिल क्लास वाले हैं जो ये थॉट लेके आए थे कि हम लिबरल सिस्टम को इस्टेब्लिश करेंगे, यानी कि फ्री करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे, वो कैसे बैठे हैं? तो वो भी यहाँ पे इस जंग में आते हैं, उनके द्वारा भी रेवोल्यूशन एक्चुअल में होता है। अब इनके द्वारा मिडिल क्लास के द्वारा क्या किया जाता है, इस्टेब्लिश करा जाता है नेशन स्टेट को, और डिमांड किया जाता है पार्लियामेंट प्रिंसिपल्स को। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को ये चाहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए एक स्टेट के लिए, एक कंट्री के लिए, प्रेस को फ्रीडम मिले, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मिले। इसी के लिए इनके द्वारा असेंबली फॉर्म किया जाता है जिसको नाम दिया गया है ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। अब मन में डाउट चल रहा होगा भाई कि जर्मन कहाँ से आ गया, फ्रांस की बात हो रही है। भैया ये पूरा नेशनल के बारे में बात कर रहे हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जर्मन कहाँ है, जर्मनी यहीं पे है ना, कहाँ पे, ये आप लोगों का यहाँ पे जर्मन रीजन में है, यानी कि ये यूरोप में है। तो यही मिडिल क्लास के द्वारा आप लोगों का ये भावना लाया गया था, ठीक है। तो इसमें 8031 मेंबर जो है वो इलेक्टेड हुए थे, मेंबर इसमें पार्टिसिपेट किए थे यार। अब यहीं पे 18 मई 1848 में आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, और इसमें इन लोगों के द्वारा एक गलत काम कर दिया गया, यानी कि जो पीजेंट थे, गरीब लोग, जो वर्कर थे गरीब लोग, जो आर्टिस्ट थे गरीब लोग, इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन इग्नोर कर दिया गया। जैसे डिमांड इनका या केसिंग कर दिया गया, सपोर्ट ड्रॉप कर दिया गया, तो इसलिए मूवमेंट जो है वो स्लो हो गया, ठीक है। अब जो जर्मन वाला राजा है, अब उसको अगर हम लोगों को कन्विंस करना है कि भैया आप अपना पावर दे दीजिए हमको, तो वो देगा क्या? नहीं ना देगा। अब मूवमेंट अगर एक हमको चलाना है तो सिर्फ एक रिच व्यक्ति को पकड़ के रखेंगे तो मूवमेंट चलेगा, गरीब लोगों को भी आना होगा। तो ये जो मूवमेंट था उतना ज्यादा नहीं चला, क्योंकि मिडिल क्लास वाले अपने को देख रहे थे, समाज के गरीब वाले व्यक्ति को नहीं देख रहे थे, जबकि संख्या उनकी ज्यादा थी। इसीलिए आप लोगों का ये जो मूवमेंट था ये स्लो हो गया। आई बात समझ में? उसके बाद फिर क्या होता है भाई, उसके बाद फिर आप लोगों का यहीं पे हम लोग ये जर्मन स्टेट के बारे में देखते हैं। इसमें याद रखना कि ये जो आप लोगों का पार्लियामेंट है ना, ड्राफ्ट किया गया था जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को, ये
फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट नाम दिया गया, लेकिन ये पहले चर्च था जिसका नाम एस्टिप्यूल था। अब यहाँ पे इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे यूनिफिकेशन होता है जर्मनी का, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया, याद रखना। अब देखिए ये जो जर्मनी होता है ना, इसका यूनिफिकेशन होता है, यानी यूनिफिकेशन ऑफ एकीकरण, कई बार सीबीएसई में पूछा गया है। 3 यूनिफिकेशन तो पूछ ही लिया जाता है, इन तीनों में से 5 नंबर का डिक्टो आ जाएगा, याद रखना। सबसे पहले यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, दूसरा यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, और तीसरा आप लोगों का एक और यूनिफिकेशन आता है जो कि आप लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग दूसरा क्या पढ़ते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो ये 3 जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। सबसे पहले यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, जो जर्मनी के किंग होते हैं ना उस समय के, वो ऑटोमन होते हैं, मतलब ऑटोमन बिस्मार्क होते हैं। ये सीएम होते हैं पुर्शिया के, किंग जो होते हैं पुर्शिया के वो विलियम वन होते हैं। लेकिन एक बात याद रखो भाई कि ये विलियम वन कौन है और पुर्शिया का किंग है। तो जर्मनी को ये क्यों यूनिफिकेशन करता है, क्योंकि पुर्शिया जो है वो आप लोगों का इधर आता है, और ये टोटल जो जर्मनी है ना, यहाँ पे अलग अलग जो उस समय यूरोप के स्टेट थे उनके द्वारा कब्जा करके रखा गया था। जैसे कि इंडिया पे ब्रिटिश रूल चलाया जा रहा था, उसी प्रकार से अलग अलग तरीके से इधर आप लोगों का अलग देश था, इधर फ्रांस था, इधर आप लोगों का अलग था। तो यहाँ पे उस समय ये जो आप लोगों का पुर्शिया था उसका किंग यहाँ पे विलियम वन थे, जो कि पुर्शिया के किंग कहलाते थे। लेकिन इनके द्वारा अपने सीएम को, यानी सीएम जो पुर्शिया का था ऑटोमन बिस्मार्क, इनको आदेश दिया जाता है कि भाई तुम जाओ, और अब टाइम आ गया है रेवोल्यूशन का कि यहाँ पे जर्मनी को क्या करो, यूनाइट करके यूनिफिकेशन करो। आई बात समझ में? अब यहाँ पे इतना तो क्लियर है ना कि यहाँ पे इसको क्यों नाम दिया गया पुर्शिया, क्योंकि पुर्शिया के ही अंडर आता था पूरा जर्मनी, और ये चाहते थे कि पूरा जर्मनी जो है वो यूनाइट हो, उसके बाद एक जर्मनी फॉर्म हो, क्योंकि पूरा नाम जर्मनी का ही था, बस इसमें पुर्शिया एक स्टेट आता था और बाकी स्टेट पे अदर कंट्री के द्वारा रूल चलाया जा रहा था, यानी कब्जा करके रखा था। इसी को ये चाहते थे यूनिफिकेशन करना। तो ऑटोमन बिस्मार्क थे, ये लीड कर रहे थे यूनिफिकेशन को, सपोर्टेड बाय दी पुर्शियन आर्मी, यानी कि जो पुर्शिया का पूरा टीम था वो सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद फिर क्या किया जाता है, इनके द्वारा काफी सारा वॉर लड़ते हैं ये, 3 वॉर लड़ते हैं 7 ईयर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के द्वारा काफी ज्यादा युद्ध लड़ा जाता है, और उसके बाद ये इंड होता है और पुर्शिया जो होता है वो जीत जाता है और अचीविंग करता है यूनिफिकेशन। काफी आसानी तरीके से नहीं था ये वॉर, क्योंकि 7 साल तक वॉर चला, 3 वॉर चला, और तीनों अलग अलग देश से वॉर लड़ना था। याद रखोगे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस से लड़ा गया था युद्ध, किसके द्वारा, ऑटोमन बिस्मार्क के द्वारा। ऑटोमन बिस्मार्क कहाँ था, मतलब कौन था, सीएम था पुर्शिया का। उसके बाद फिर फाइनली जनवरी 1831 में जर्मनी जो है वो यूनिफिकेशन होता है, यूनाइटेड होता है, और नाम दिया जाता है जर्मनी, और वहां का किंग बनाया जाता है किसको, वही जो विलियम वन थे उनको। तो याद रखना कि यूनिफिकेशन कैसे हुआ, जर्मनी का। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों का दूसरा यूनिफिकेशन आता है इटली यूनिफाइड, यानी इटली का यूनिफिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब इसमें किंग आते हैं। अब यहाँ पे जो इटली के किंग होते हैं ना उस समय के, उनका नाम यहाँ पे होता है विक्टर इमानुएल टू। अब यहाँ पे ये किंग होते हैं सडोनिया पिडमोंट के। अब ये चाहते हैं कि यूनिफाई हो पूरा इटली, जैसे कि जर्मनी में देखा, उसमें इमोलियम वन थे ना, वहां के जो सीएम थे वो कौन थे, ऑटोमन बिस्मार्क। तो सीएम के आदेश देता है कौन, किंग। उसी प्रकार से इटली का जो किंग मतलब सीएम था, स्पेशली हम बात करें सडोनिया पिडमोंट का, तो उसका नाम था काउंट केबोर। अब देखिए अलग अलग आपको छोटा छोटा प्रखंड का नाम मिलेगा। एक तरह से आप याद रखो ब्लॉक, एक पूरा कंट्री है, अब उसमें छोटा सा स्टेट है, तो ये लोग चाहते हैं कि पूरा जो कंट्री है उसको यहाँ पे अरेंज करें, जो कि अलग अलग लोगों के द्वारा कब्जा करके रखा हुआ है। जैसे कि इंडिया पे ब्रिटिश रूल चलाया जा रहा था, तो काफी ज्यादा आप लोगों का यहाँ पे इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ी गई, तब इंडिया आजाद हुआ। उसी प्रकार से इनके द्वारा भी उस समय 80s के दशक में लड़ा गया, और इसको क्या किया गया, सबको जोड़ा गया, अरेंज किया गया, और उसके बाद नाम दिया गया यूनिफिकेशन ऑफ, एकीकरण, इटली, जर्मनी, और आप लोगों का यहाँ पे कौन, इटली, जर्मनी, और एक और आता है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे।
तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया ना कि सार्डिनिया पिडमोंट कौन है। सार्डिनिया पिडमोंट एक छोटा सा स्टेट है, किसका, इटली का, और अलग अलग इटली के पार्ट पे अलग अलग लोगों का शासन है। वहां का किंग जो है इमोलियन विक्टर II है, वो चाहता है कि इटली जो है वो यूनिफाइड हो और पूरा इटली पे हम राज करें, जो कि हमारा देश है। और वहां को सीएम कौन होता है, काउंट कैबोर, उसी को आदेश देता है। अब आई बात समझ में। अब यहीं पे चीफ मिनिस्टर होता है काउंट कैबोर, जो कि लीड करता है यूनिफिकेशन मूवमेंट को, और उसके बाद फिर अलायंस करता है फ्रांस से, ठीक है, और फिर डिफेंड करता है ऑस्ट्रियन फोर्सेस को इन 1859। देखने को मिलता है कि 1860 में लार्ज ग्रुप आर्मी फॉर्म किया जाता है और इसको लीड करते हैं गुसेप गराबाल्डी। अब ये कौन होते हैं, ये आर्मी फॉर्म करने वाले होते हैं। अब ये काउंट कैबोर जो होते हैं वो इनको बुलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ये साउथ इटली को प्राप्त करते हैं, यानी साउथ इटली को जीतते हैं ओवर थ्रू दी स्पेन रूल। यानी कि ये जो आप लोगों का पूरा साउथ इटली आप लोगों को दिख रहा है, ये जो टोटल साउथ इटली आपको दिख रहा है साउदर्न वाला, इस पे आप लोगों का स्पेन का कंट्रोल था। तो जब काउंट कैबोर सार्डिनिया पिडमोंट के सीएम थे, तो इनके द्वारा एक ऐसा आदमी को बुलाया गया जिसके पास काफी ज्यादा लार्ज ग्रुप में आर्मी फॉर्म था। ये आर्मी के लिए लड़ता था, तो जिसका नाम गुसेपली गराबाल्डी था। तो इसी की मदद से ये जीतता है और उसके बाद फिर साउदर्न वाला पार्ट को जो है वो क्या करता है, हासिल करता है। तो साउदर्न वाला पार्ट भी इटली में मिल गया, ठीक है भाई, समझ गया। अब यहाँ पे कौन बचता है भाई, अब यहाँ पे बीच में बचता है सेंटर। सेंटर में पॉप बैठा था। अब पॉप को लगा डर कि भाई जो नॉर्दर्न वाला है वो भी ऑस्ट्रिया से छीन लिया गया, यानी जीत लिया गया। जो सार्डिनिया पिडमोंट था वो भी जीत लिया गया। साउदर्न वाला जो पार्ट था वो भी जीत लिया गया। अब बचा कौन, सेंटर। सेंटर में कौन लटका हुआ है, सेंटर में लटका हुआ है पॉप, जो कि खुद डर करके सरेंडर कर दिया। इस कारण से पूरा इटली यूनिफाई हो गया। उसके बाद यहाँ के किंग बने विक्टर इमैनुअल II। याद रखेंगे, हाँ भाई याद रखेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों का पूरा यहाँ पे नॉर्दर्न, सेंटर, साउदर्न, सार्डिनिया पिडमोंट सब मिलकर के यूनाइटेड इटली बना। यूनिफिकेशन हुआ 1861 में। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये वही ब्रिटेन है जो कि हमारे देश पे 2 साल तक राज किया। अब सबसे पहले इसका यूनिफिकेशन कैसे हुआ। अब ये जो ब्रिटेन है ना, ये 3 हिस्सों में आप लोगों का बटा हुआ था। सबसे पहला स्कॉटलैंड आता था, फिर आयरलैंड आता था, फिर इंग्लैंड आता था। स्कॉट में यहाँ पे वेल्स पीपल होते थे। उसके बाद आयरलैंड में यहाँ पे आयरिश पीपल रहते थे। उसके बाद फिर इंग्लैंड में यहाँ पे इंग्लिश रहते थे, यानी कि बोलते थे। उसके बाद फिर इसी को नाम पड़ा ब्रिटेन। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, कहानी को सुनिएगा। 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट सीज कर लेता है पावर मोनार्ची से, ठीक है। इंग्लिश पार्लियामेंट के द्वारा मोनार्ची के पास से सीज कर लेता है पावर को, और एक यूनियन फॉर्म किया जाता है जिसको नाम दिया जाता है एक्ट ऑफ यूनियन। अब यूनाइट इंग्लैंड अब 1770 यानी कि 1707 में 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पास किया जाता है, और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को यूनाइटेड किंगडम में एक साथ मर्ज कर लिया जाता है और फॉर्म किया जाता है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। आई बात समझ में, इतना तो क्लियर हो गया ना। उसके बाद फिर क्या होता है, किसको किसको, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। लेकिन ये जो आयरलैंड वाला था ना, ये नहीं मान रहा था। ये बोल रहा था कि भाई हमको नहीं मिलना है, हम अलग ही ठीक है। लेकिन इसको फोर्सली क्या किया जाता है, टेकन कर लिया जाता है आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में। कब, 1801 में, यानी फोर्सली मिला लिया जाता है। और तब जाके बनता है 1801 में ब्रिटेन का यूनिफिकेशन, और इसमें आप लोगों का ब्रिटिश फ्लैग होता है, इसका एक नेशनल एंथम होता है और इंग्लिश लैंग्वेज होता है, ठीक है। ये ईयर 1801 में यूनाइटेड होता है, यानी यूनिफिकेशन होता है, तब इसको नाम दिया जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। आई बात समझ में, ये तीनों यूनिफिकेशन आप लोगों को आ गई ना। पहला यूनिफिकेशन आप लोगों का जर्मनी का, दूसरा यूनिफिकेशन आप लोगों का इटली का, तीसरा यूनिफिकेशन आप लोगों का यहाँ पे ब्रिटेन का, ठीक है। ब्रिटेन में सबसे पहले 1707 में, मतलब आप लोगों का 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट के द्वारा मोनार्ची का पावर को सीज कर लिया गया। फिर 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पास किया गया, जिसके तहत स्कॉटलैंड वाले पीपल और इंग्लैंड वाले पीपल दोनों अच्छे तरीके से मिल गए ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म करने के लिए। लेकिन आयरलैंड वाले पीपल नहीं मान रहे थे, इसलिए इनको यहाँ पे 1801 में फोर्सली तरीके से मिला लिया गया और
ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम, इंग्लिश लैंग्वेज को कंपोज किया गया और फिर बना ग्रेट ब्रिटेन बाय द ईयर 1801। इतना क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। इसमें जो लास्ट टॉपिक आता है ये विजुअलाइजिंग द नेशन आता है 18-19 सेंचुरी। अब इसमें देखिए एक आर्टिस्ट होते हैं, इनके द्वारा काफी सारा एल्गोरीज बनाया जाता है, फीमेल फिगर बनाया जाता है जिसके तहत रिप्रेजेंट किया जाए पीपल को, यहाँ पे काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिले एज अ इंडिपेंडेंट नेशन के लिए। जैसे कि इसमें फॉर्म किया जाता है मरीनिया को फ्रांस में, जर्मनी में फॉर्म किया जाता है जर्मेनिया को फीमेल फिगर दे करके, ताकि सभी लोग यहाँ पे काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो करके क्या करें, इंडिपेंडेंस के लिए रेवोल्यूशन करें, लड़ाई लड़े। उसके बाद फिर यहाँ पे इसी प्रकार से आप भारत, मतलब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया, तो उसमें जब आप पढ़िएगा तो उसमें भारत माता के बारे में बता रहेगा, लैंग्वेज के बारे में बता रहेगा, यही सब कुछ आता है। उसके बाद फिर आप लोगों का छठा टॉपिक आता है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, किस प्रकार से इंस्पिरेशन मिलता है, तो ये सब याद रखना, इमेज के थ्रू याद रख लोगे, पता है। फिर आप लोगों का बाय दी एंड 19th सेंचुरी नेशनलिज्म हुआ, नेशनलिज्म से इंपीरियलिज्म आप लोगों का फॉर्म हुआ, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमको देखने को मिलता है। अब भाई देखो, कोई भी देश है ना, जब उसके अंतर्गत नेशनलिज्म हो तभी वो सही रहता है, अगर वो इंपीरियलिज्म में बदल जाए तो दिक्कत होगी। इसी प्रकार से हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखने को मिलता है जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, उसके बाद फिर पर्शिया, काफी सारा देश मिल करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को क्या करता है, लड़ने लगता है, क्योंकि नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म में बदल गया, इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। फिर आप लोगों का सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अब थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, यही सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि नेशनलिज्म ही रहे, इंपीरियलिज्म नहीं बनना है, तब दुनिया को समझ में आया। तो टोटल टॉपिक आप लोगों का आज खत्म होता है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और जो नोट्स मैंने बताया उस नोट्स का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से एक्सेस कर लीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट होगा कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, और जो भी वीडियो आप लोगों को चाहिए सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है टेलीग्राम चैनल में, मतलब चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे हर एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है सीरीज वाइज। जो टॉपिक पढ़ना है साइंस, एसएसटी, मैथ में जाकर के पढ़ सकते हो। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।